Hello, sir. Oh, I was just speaking and by turning off mic or so I'm just saying that कि टिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा होता है. एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. किस चीज़ में? इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है जिस पे आप चढ़ नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू मेजर द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा, और बुर्ज खलीफा की अगर आपको हाइट मेजर करनी है तो आप उसके जरूरी नहीं कि आप उसके ऊपर चढ़े तभी आप उसकी हाइट मेजर कर पाए. आप सन से उसकी शेडो को अगर मेजर कर लें कि उसकी जो शेडो है वो कितनी है, और एंगल ऑफ एलिवेशंस के सन से ये सन का एंगल कितना है, तो आप यानी यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे बुर्ज खलीफा है जहाँ भी, और उसका अगर आप उसकी शेडो से मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला अगर आप कर लें, एंगल मेजर कर लें, या एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, ये कोई भी एक एंगल को अगर आप मेजर कर लें, या तो ये वाला या ये वाला. ऐसे तो वो वाला तो मेजर होगा ही नहीं क्योंकि वहां से मेजर करना तो मुश्किल है. तो ये वाला अगर आप एंगल मेजर कर लेते हैं, ठीक है, शेडो से, कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं आजकल मेजर करने के लिए, लेजर लाइट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो खैर आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक हो चुकी है, लेकिन पहले तो एक्चुअल हाइट मेजर करने के लिए हम लोग को अगर कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पर हम लोग हाइट मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे शेडो वगैरह को यूज़ करते थे और उससे हम लोग एग्जैक्ट हाइट पता कर लिया करते थे. और नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री इज यूज फॉर मेजरिंग द हाइट, बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सन्स मून स्टार्स. इनकी जो डिस्टेंसेस होती हैं वो एक्चुअल में पहले इसी तरह से, सन पे कोई गया नहीं लेकिन सन की जो डिस्टेंस है वो हम लोग कैसे मेजर कर पाते हैं, वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि उसमें भी हम लोग टिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें हम पैरेलैक्स मेथड होता है जिससे हम लोग दो अलग अलग डिस्टेंस को मेजर करके, मतलब अर्थ जब एक बार, मतलब सपोज कीजिए कि अर्थ ये यहाँ पर सन है और अर्थ यहाँ पर है, ठीक है, तो हम दो अलग अलग डिस्टेंस है, जब अर्थ यहाँ पर होगी तो एक बार उसको मेजर कर लेंगे, फिर जब अर्थ यहाँ पर होगी तो एंगल, मतलब उस तरह से एंगल निकाल के हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस. वो सब मैथमेटिक्स के पार्ट है. तो खैर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं वापस कि किस तरह से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब हम लोग को हेल्प करती है हाइट को मेजर करने में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड मूव करते रहेंगे. हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस को उसमें प्रैक्टिस करेंगे, नॉट ओनली फॉर द फ्रॉम द बुक्स, एवरी हर तरह के एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग इसमें. Sir, I wasn't there during trigonometry. सो बेटा इट इज वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, डोंट वरी. ओके, ये बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें ना ही प्रूविंग होता है ना ही कुछ होता है, बस सिंपल होता है. बस अगर तुम्हें कुछ टर्म्स याद है तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगी, और नहीं भी याद होंगी तो अभी हम लोग पढ़ लेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. सो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. देखिए सपोज कीजिए कि एक हमारे पास एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप, एक 20 मीटर ऊंची रोप पर वो चढ़ रहा है, ठीक है, विच टाइटली स्ट्रेच एंड मतलब एंड टाइटली स्ट्रेच, मतलब अच्छे से बांधी गई और टाइट ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ अ ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर कुछ ऐसे जैसे फिगर के अंदर दिख रहा है, कुछ इस तरह से, ऐसे यहाँ से ये बांधी गई है और वर्टिकल से कुछ इस तरह से, और सर्कस का जो प्लेयर है वो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, इस पर मूव कर रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड लेवल इज 30. अगर ये एंगल 30 है तो बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी आसान, कोई मुश्किल नहीं है. आपको पता है कि ये रिलेशन, आपको ये वाला ये चीज पता करनी है, ये चीज आपको गिवन है, तो बताइए ये और ये किसका रिलेशन होता है? हाइट और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है? साइन थीटा का होता है. साइन थीटा, ये कुछ टर्म्स होती है गिवन, साइन कॉस 10, ठीक है, साइन कॉस 10 आर दी, अगर मैं बोलूँ तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, वैल्यूज. थीटा क्या होता है? एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. तो अगर मैं थीटा की बात करता हूँ यहाँ पर तो सिंपल से आप निकाल लोगे. कितना आंसर आएगा बोलो जल्दी से. अगर मैं ए बी की वैल्यू को मान लेता हूँ कि ए बी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा. ओके ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा. सो यू कैन राइट हेयर कि अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. आपको ए बी नहीं पता तो ए बी को ऐसे लिख दीजिए एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए सी. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए सी? तो यू कैन राइट हेयर 20 is equals to sin theta. And what's the value of sin theta? Sin 30. You have to write here sin 30.
and you know the value of sin 30 is actually, what's the value of sin 30? Sin 30 is half. ये आपको टेबल याद करनी होगी कि sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। केवल मैं टेबल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा। ओके ओके, now moving to this one, you can write AB upon 20 is equals to half, and then this you can cut and you can write AB is equals to 10. Now you got it? AB is equals to 10. समझ आया? Sir, I don't understand. I didn't understand. You did not understand. Let me explain you on the some others. Wait a minute. Sir, what's the chapter's name? The chapter's name is Applications of Trigonometry, beta. Tanishka, and you understood? Yes, sir. Okay, so that's simple. So from your book, start doing the next questions of the same exercise. Till then, I'm helping Kevin to understood it more betterly. Okay, so let's do. Kevin, here we are. Okay, Kevin, उसमें क्वेश्चन में गिवन है आपको, it is being given to you in the question that क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपके पास एक पोल है और उसकी पोल की हाइट हम लोग मान लेते हैं h, और एक सर्कस प्लेयर है, सर्कस में जो भी आर्टिस्ट है, ठीक है, तो वो एक रस्सी से इस पोल पर चढ़ रहा है, और वो रस्सी जो है, मतलब वो जो रोप है, वो 30 डिग्री का एंगल बना है. इट इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द बेस, विद दिस वन 30 degree with this base. Okay, and if I'm saying this one is A, this one is B, and this one is C. Okay, now moving to the next part, it is being said that AB upon, it is a relation that you need to find out this value. It is being given that it is 20 meter. यहाँ से वो चढ़ रहा है ऐसे ऊपर, और ये 20 मीटर की रस्सी है. So you know that if what the length of this rope is 20. Okay, so it is being given to you that AC is given to you 20 and AB you need to find out the height of this pole, यानी h हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं. Okay, now we know that AB upon AC, यानी कि ये रिलेशन होता है कि ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू जो होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है. साइन थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का एक वैल्यू है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कुछ साइन कॉस के नाम से. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा होता है दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी कि वी कैन से दैट बेस अपॉन हाइपोटेनियस. एंड टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज ए बी अपॉन बी सी. सो ये वैल्यूज है. तो अगर मुझे पता है कि मेरे को ये चीज निकालनी है, ये चीज मेरे को गिवन है, तो ये और ये इसका रिलेशन किस में आता है? तो इसका रिलेशन विदाउट बेस तो साइन थीटा में आता है. तो आई कैन राइट हियर साइन थीटा. So was that P by hypotenuse? Perpendicular upon hypotenuse. Okay. Hypotenuse is the longest side of the triangle of a right angle triangle की सबसे बड़ी साइड जो होती है 90 के सामने वाली, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं. तो आई कैन राइट हियर h upon 20 is equals to what is sin theta? Here you can write sin theta is equals to 30. Sin theta is equals to, in sin 30 you have to write here 30 कहाँ से आया? 30 is the angle that is being given to you, जो सामने है ये वाला एंगल. सो अब आपको समझना होगा. तो sin 30 की वैल्यू होती है हाफ h upon 20. Now this 20 will goes to that side. h is equals to 20 upon 2. You can cut h is equals to 10 मीटर आपका, यानी पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर है. समझ आया केविन? अभी प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ा आ जाएगा. ट्राई करना, ऐसा नहीं आएगा एक बार में, थोड़ा ट्राई करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. Can I write it? वो Can I write? ओके ओके, यू कैन. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. So doing.
I mean, I'm trying it. Okay. Okay, sir. Done. Okay. So let's do the next question. And here is on your screen. A tree break due to storm. एक tree है वो break कर गया है due to storm and the broken parts bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with its the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Tree की आपको height बतानी है. Okay, you need to find out the height of the tree. बताइए कैसे करेंगे आप इसको बोलिए कैसे करेंगे बेटा. ओहो, wait a minute. देखिए बहुत ही सिंपल है. ट्री जो है वो टूटा है और टूटने के बाद ना उसका उसका एक एंड मतलब टच ही है ग्राउंड से ही, तब मतलब ग्राउंड से टच हो गया है इस तरह से. Sir, the चलिए screen. हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है. चलो देखो ध्यान समझना यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कह रहा है ये. हमारे पास एक ट्री है जो ब्रेक कर गया बेटा. तो देखो एक ट्री था पहले कुछ इस तरह से. There was a tree like this and it breaks somewhere from here and this parts such that it bends and touches the ground. मतलब ये पार्ट यहाँ से कुछ इस तरह से बेंड करके ग्राउंड से टच कर दिया गया है. ओके सो ट्री की हाइट कितनी होगी. तो ट्री की हाइट ये प्लस ये दोनों मिलाकर के होगी कि नहीं होगी. बोलो होगी कि नहीं होगी. विल इट बी और नॉट. Yes, sir. Yes. ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है इसको. ओके सो इसको हम लोग करते हैं. बहुत ही सिंपल है कि आप इसकी हाइट मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको गिवन है. ठीक है सो मान लेते हैं कि ट्री की पूरी हाइट x है. ओके पूरी हाइट x है या h कंसीडर कर लेते हैं, x जो भी आपका दिल चाहे. और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 8 मीटर गिवन है. और यहाँ एंगल कितना गिवन है बेटा, दैट इज 30. ये 30 गिवन है. ठीक है या तो आप ऐसे कर लीजिए कि आप इसमें सेपरेटली निकालिएगा, मतलब ये और ये लगाइए. इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए एंड हाइट ऑफ द ट्री यानी हाइट ऑफ द ट्री इज x प्लस वाई कंसीडर कर लीजिए. ओके सो आप मानेंगे कि बोलेंगे कि इफ दिस वे इट इज बीइंग रिटर्न टू यू, और आपको पता है कि मुझे इसका और इसका रिलेशन चाहिए और इसका इसका सॉरी इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए. मतलब y की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को ए बी अपॉन बी सी करना पड़ेगा. तो आई कैन राइट हियर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा होता है. ये tan थीटा होता है. Okay, so you can write here y upon 8 is equals to y मतलब AB upon BC is 8 is equals to tan theta. Tan theta मतलब tan 30. So you can write here y upon 8 is equals to the value of tan 30. अभी ये tan 30 इसकी values जो है given, ये आपको मैं चार्ट दे दूंगा उसमें से आप याद रख लीजिएगा कि tan 30 की value 1 upon root 3 होता है. So this will goes to that side and you will find that this 8 will goes to that side. You will find that y is equals to 8 upon root 3. So this is the value of y. Now calculating the value of x. अब इसमें और इसमें रिलेशन लगाइएगा. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos थीटा
So 8 upon x is equals to cos 30. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. cos 30 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, दैट इज √3/2. अब कुछ नहीं करना है, x को आपको अगर लेकर Why is there 2? जी 2, why is there 2? बेटा it is its value, it is being given that the value of cos 30 is √3/2. तो ये तो याद करना है, मेमोराइज करना है, द वैल्यूज हैं तो याद आपको मेमोराइज करना है. Okay. Okay, now you need to find out the value of x. So x can be, this x will goes to this side and this 2 will comes to this side and this 3 will comes down. So you can write it 16/√3. Okay, समझ आया कैसे होगा? Yes. This √3 will comes, this x will goes to this side. यहाँ पर अब x है और ये 2 उधर चला जाएगा, तो you will get 16/√3. तो x की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, y की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, तो हाइट निकालनी है पेड़ की. So that will be 16/√3 plus 8/√3. That will be 24/√3. Got it? So अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा रेशनलाइजेशन अच्छा लगता है कि डिनोमीटर में रूट में ना हो, तो नीचे भी हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि √3 नीचे डिनोमीटर में से खत्म हो जाए, यानी इट विल यहाँ से खत्म हो जाए. नीचे डिनोमीटर में अच्छा नहीं लगता, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना, यानी जो नंबर रूट में होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रूट की रूट से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि √3 into √3 will get 3, and this will be 24√3. When this 2 multiply, you will get 24√3. Now this is cancelled out. 3 1s are 3 8s are 24. The answer is 8√3. Got it? Got it? Yes, sir. So please copy this one. Please copy this one. Done? Copied? Kanishka? Sayyed? Yes, sir. Okay. Okay. 1 second. Should I move forward? हो गया Kevin? Almost done, sir. Okay. क्वेश्चन लिखते जाना कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है. मेन होता है आर्ट, आपको आर्ट आनी चाहिए, ठीक है. टुमारो वी विल गोइंग टू हैव द एग्जाम्स, योर एग्जामिनेशन. कल को हम लोग एग्जाम करते हैं आपका मैथ्स का, और वो होगा आपका एपी. ओके Okay, sir. Sir, can you repeat what did you said? I said that tomorrow will be your exams of AP. Okay, छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं. Okay, sir. So should I clear this one, Kevin? Yes, sir. Okay, now moving to the next part is applications of trigonometry. Okay, so let's do this one. Now we have some specialized.
applications of trigonometry. Okay, there are two types of deviations. मतलब there are two types of angle. One is the angle of elevation, another one is the angle of deviations. Deviation. ओके तो ऊपर से अगर हम लोग किसी एंगल को देख रहे होते हैं, यानी अगर हम लोग कहीं बिल्डिंग पर खड़े हैं, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं किसी चीज को नीचे देख रहा हूँ, तो मेरा ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. और नीचे से अगर मैं ऊपर को देखता हूँ तो ग्राउंड से मेरा एंगल मेजर होगा एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज, अगर मैं नीचे से ऊपर को देखता हूँ तो यहाँ से मेरा एंगल मेजर होता है एंड वी कॉल्ड इट एंगल ऑफ एलिवेशन. समझ आया? दोनों एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर होते हैं. ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, मतलब दे हैव द सेम वैल्यू. ओके सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 3. So are you doing? कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. मैं हेल्प करूं? तनिष्का, Yes, doing? sir. are you doing? So please help. ओके चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री. यानी कि आपको कुछ ऐसे दे रखा है और हम लोग किसी टॉप से यहाँ से देखते हैं किसी एक टावर को, ठीक है, तो वो 30 डिग्री है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 if the observer moves 20 मीटर towards the tower, मतलब ऑब्जर्वर 20 मीटर towards the tower, यानी अभी वो टावर से दूर है, तो ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है. दिस इज द 30 डिग्री एंगल. ओके, और जब वो इस पॉइंट पर यानी यहाँ से यहाँ 20 मीटर चलता है, ठीक है, 20 मीटर जब वो मूव कर जाता है आगे, तो ये एंगल 15 डिग्री इंक्रीज कर जाता है, यानी आप कितना हो जाएगा ये 45. नाउ दिस एंगल बिकम 45 डिग्री. तो अभी आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब टावर की हाइट कितनी है, ठीक है, सिर्फ एंगल को चलने से ही हम लोगों ने पता लगा लिया कि कितना डिफरेंस आया. सो अभी हम लोग करें तो देखेंगे यहाँ से कि हमारे पास 45 मीटर, 45 डिग्री ये वाला एंगल है और 30 डिग्री ये वाला एंगल है. दोनों में हाइट कॉमन है, दोनों ट्रायंगल, यानी हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी. इसको मैं आगे करता हूँ, मतलब शीट पर तो ज़्यादा अच्छे से होगा. ओके सो चलिए इसको करते हैं शीट पर. ओके
ओके, सो नाउ मूविंग टू दी दिस क्वेश्चन. चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए, okay, let's move. So if we have this height h, we are just considering this one is a, this one is b, this one is c, and this one is d. Okay, now moving to this one, we can write here that h upon in triangle, we are just taking, first of all we need to take in triangle abd, abd, and we are just considering this as an x, means from here to here we are just considering this as an x distance. Okay, so if I'm saying that in triangle ABD, if I'm saying, okay, so I can write here. और हमेशा याद रखिएगा जब भी डायरेक्ट करना हो क्वेश्चन कि अगर 45 डिग्री एंगल होगा तो जाहिर सी बात है ये भी 45 होगा और ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, तो जितनी ये वाली हाइट होगी मतलब डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस भी होगा. हमेशा याद रखिएगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री होगा तो दूसरा भी 45 होगा, तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. And we can say that this side will be equal to this side. So I can say that this h is also equals to this CD. लेकिन हम लोग को कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. चलो अभी हम लोग निकालते हैं कि in triangle ABD we can write here that BD, sorry, AD upon BD is equals to tan theta, and you can write here that AD, what is the value AD? AD is actually x, h, so you can write here h upon BD is actually 20 plus x, and you can write here tan theta, tan 30. Here the angle is 30. So we are just considering this angle as 30. Okay, हम लोग ने 30 कंसिडर किया तो इसको कर लेते हैं. उसके बाद कुछ नहीं, बस उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड h आपके पास यहाँ पर है और 20 plus x. So you can write here that h is equals to 20 plus x upon √3. This is your first equation. Now the second equation is, you know very well that you need to find out the value of h. h की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए. इन ट्रायंगल ACD, AD upon CD means this perpendicular upon this, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला बेस होगा, तो perpendicular upon base is also equals to tan theta. So you can write here h upon x is equals to tan 45. इस बार हम लोग 45 एंगल को लिखेंगे. यहाँ पर पहले हम लोग 30 लिखा था इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के लिए 30 एंगल था, इस वाले ट्रायंगल के लिए 45 एंगल है. सो नाउ यू कैन राइट हियर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो ये सब टेबल से मिल जाएगी. tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो यू कैन राइट हियर h इज इक्वल्स टू x अपॉन x. तो यू कैन राइट हियर h इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा x into 1. तो यू कैन राइट हियर h इज इक्वल्स टू x. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर x की जगह पर आप h रख दीजिए. So you can calculate the value that h is equals to 20 plus h upon √3. Now अभी आपको h की वैल्यू निकालनी है. So उसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, h is equals to x, कुछ नहीं करना, सिंपल h की वैल्यू निकालनी है. तो अब आप एक काम कीजिए, इसको इधर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए. So you can write it √3h is equals to 20 plus h. Now this bring this h to that side, इसको भी आप उधर ले लीजिए. So you can write here √3h minus h is equals to 20. Now take the h as common from both. So you can write here √3 minus 1 is equals to 20, and you can write the value h is equals to 20 upon √3 minus 1. ठीक है, √3 minus 1. तो आप यहाँ पर इतना भी इसको इतना भी छोड़ सकते हैं. इसके बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो आप अपना आंसर इतना भी लिख के आ सकते हैं. अगर ऑब्जेक्टिव होता तो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इस बार सब्जेक्टिव है तो इतना में भी आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि ऑप्शंस चेंज करके होते हैं. आंसर आपका ये है, लेकिन इसको और आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग ने h की जगह पर वैल्यू रख दी, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट 20 अपॉन वैल्यू ऑफ √3 is 1.73 and that of minus 1. You can write here h is equals to 20 upon 0.73, and then उसके बाद आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. एक तो ये तरीका हो सकता है. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप दूसरा तरीका ये होगा कि आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए. h is equals to 20 upon √3 minus 1.
और जो माइनस है यहाँ पर उसी के अपोजिट साइन, जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो अपोजिट साइन होना चाहिए, यानी कि √3+1 और ऊपर नीचे √3+1 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे जिससे नीचे किया उसी से ऊपर, बस साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने प्लस किया, अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ पर माइनस करते। सो यू कैन राइट हियर 20 ब्रैकेट √3+1 अपॉन, ये हमारे पास बन जाएगा a - b a + b, एंड नाउ यू कैन राइट √3² + 1 स्क्वायर। So you can write here 20 √3 bracket +1 upon the √3 square is 3 and 1 square is 1. So you can write here 4. So 20 bracket √3 +1. You can write here 5 √3 +1. Okay. तो ये इसका आंसर भी ये भी हो सकता है। ओके बेटा, समझ आया? या फिर इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है कि आप इसमें वैल्यू पुट करते 1.73 + 1, तो यू कैन राइट हियर 5 × 2.73 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आया आप लोग की? समझ आया? Little bit. लिटिल बिट केविन इज सेइंग लिटिल बिट। तनिष्का समझ आया? Yes, sir. नहीं आया, झूठ बोल रही हो, नहीं आया। I mean little bit only. एंड कहाँ तक, यहाँ तक समझ आया बेटा? यहाँ तक, ये यहाँ से भी पहले नहीं समझ आया? केविन यहाँ तक समझ आया? अगर यहाँ तक समझ आया तो दैट्स सफिशिएंट, उसके आगे जरूरत Yes. नहीं। सैयद, यू अंडरस्टूड? सैयद? Sir, I understood till x by x is equal to tan theta. ओके, चलो मैं बताता हूँ कैसा आया। देखो हम लोग ने ना इस ट्रायंगल को, अगर मैं बोलूँ तो हम लोग ने ट्रायंगल बनाया है, और इसको जरा ढंग से समझ लेते हैं। जब ऐसी बात है तो ध्यान से कर लेते हैं इसको अच्छे से। मैं एक बार और समझा देता हूँ आप लोग को। देखो क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है आपको, ठीक है? क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में एक एक बिल्डिंग है, कोई भी एक बिल्डिंग हो सकती है, हमें नहीं पता कितनी भी। एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो जब 20 मीटर इस बिल्डिंग की तरफ चलता है, पहले वो जब इसको देखता है बिल्डिंग को, तो उसको 30 डिग्री एंगल देखने को मिलता है यहाँ से, और जब वो 20 मीटर आगे चला जाता है तो ये एंगल चेंज होकर के 45 हो जाता है, ये एंगल 45 हो जाता है। तो उसने पूछा है बिल्डिंग की हाइट बताइए कितनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो ये आपको बताना है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C, इसको मान लेता हूँ D, तो ये मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा 45 डिग्री है। ओके, और क्वेश्चन में मुझे और क्या गिवन है, मान लेते हैं कि ये हाइट h है। अब आपको पता है कि ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये वाले दोनों एंगल 45 होंगे, क्योंकि 90 तो ये है, और एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यू कैन आल्सो राइट इट h, कि आप इसको h भी लिख सकते हैं डायरेक्ट h। और ये वो कितना डिस्टेंस चला है 20, ये आपको पता है 20 मीटर चला है। सो आप ये वाला ट्रायंगल में अगर इन ट्रायंगल ABD अगर आप लगाते हैं इन ट्रायंगल ABD में, सो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यू कैन राइट हियर व्हाट्स द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सो यू कैन राइट हियर tan 30, ये tan 30 की वैल्यू है, और परपेंडिकुलर कितना है h, तो आपने h लिख दिया यहाँ पर, अपॉन बेस कितना है, तो बेस यानी बेस इज एक्चुअली this is 20 plus h, 20 plus h. Now you can write the value of tan 30, it is 1/√3 is equals to 8 upon 20 plus h. So ये पोर्शन इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने, और यू कैन राइट हियर 20 plus h is equals to √3h, √3h। अब आप इस h इधर ले जाइए, यू कैन राइट हियर √3h minus h is equals to 20. Now you can take the h as common, you can write here √3 minus 1 is equals to 20, then h is equals to 20 upon √3 minus 1। समझ आया? तो आप इतना भी अगर इसको छोड़ देते ना तो तभी भी ये आंसर सही है, मतलब दिस आंसर इज एनफ, मोर देन एनफ है, ठीक है? h is equals to 20 upon √3 minus 1 is enough। ओके, समझ आया? एक पॉइंट Yes, उल्टा, sir. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का।
इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको हम लोग करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो डोंट वरी बेटा, होप देखो हम लोग इस एज से आ चुके हैं, यानी हम लोग स्कूलिंग करके आ चुके हैं, और अभी अभी आप स्कूलिंग्स में हो। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कुछ चीजें हम लोग को ना, ऐसा नहीं है कि अभी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो कभी नहीं आएगी समझ में, कुछ टाइम के बाद आने लग जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, या एक दो बार आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो जरूर मुझे जरूर बता दीजिएगा, सर आप थोड़ा सा स्लो बता दीजिए, तो मैं स्लो कर दूंगा। मैं ये सोच के बैठा हूँ कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है, और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब होपफुली आपको 10 की वैल्यू तो आती ही होगी। केविन ने नहीं पढ़ा तो केविन का मैं स्पेशल मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैं उसको बैकअप क्लास दे दूंगा इसी दिन, ठीक है। तो केविन के लिए मुझे पता है, अगर किसी और बच्चे को भी चाहिए होगी तो कोई इशू नहीं है, आई विल कॉल हिम ऑन फ्राइडे या किसी और दिन जिस दिन होगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन चलो हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल मतलब होप नहीं लूज कीजिएगा। ओके चलो, सो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन, at the angle of elevation from the top of the tower is 30 meter from the foot of another tower, snow plane, find the angle। ये वाला पहले इससे आसान वाला करते हैं, फिर इसके बाद इस पर आएंगे। पहले इससे आसान वाला कर लेते हैं ताकि तुम्हें ज्यादा आसान से समझ में आ जाए। ओके, तो वेट अ मिनट। देखो बेटा, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना ये क्वेश्चन को, तो आप बड़े प्यार से इसको कर लेंगे। देखो मैं आपसे बोलता हूँ, मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पिछले वाले क्वेश्चन से क्या सीखा, अगर वो आपको याद है, तो उसी से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप 10 के 10 क्वेश्चंस करने की कैपेबिलिटी, मींस यू आर एबल टू डू एवरी क्वेश्चन बेटा। आप हर एक क्वेश्चंस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अगर आपने सही से किया तो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं ये वाला, चाहे तो आप ये वाला कर लीजिए, चाहे तो मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने तो सारे ही, लेकिन एक आर्ट होती है ना कि कौन से क्वेश्चन को किसके बाद डाला जाए, ये एक आर्ट होती है कि कब बच्चों को कौन सा क्वेश्चन सिखाया जाए। सो मैं ये वाला क्वेश्चन चूज करता हूँ आपके लिए फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद 15 पर आएंगे, फिर पीछे वाला जो अभी मैंने बोला था उस वाले क्वेश्चन पर आएंगे। तो फटाफट से पहले हम लोग 16 क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ स्लाइड पे। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो लेट्स मूव, समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से देख रहे हैं हम लोग, ऑफ ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। कोई एक टावर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम लोग देख रहे हैं 30 मीटर हाई, जो कि 30 मीटर हाई है। ये टावर 30 मीटर हाई है, तो मैं 30 मीटर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, एक और दूसरा टावर है हमारे पास, ठीक है। और ये इससे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इससे अगर हम लोग इस टावर को देखते हैं तो ये हमें दिखाई देता है 30,
ठीक है, फिर से दोबारा से बोलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई, यानी 30 मीटर हाई मतलब ये 30 मीटर हाई हमारे पास एक टावर है और इसको हम लोग नीचे से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, एक और टावर है उसके फुट से, यानी कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, एक तो टॉप, एक जो 30 मीटर टावर हाई है उसके टॉप को हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा कहाँ से देख रहे हैं, एक फुट ऑफ अनदर टावर, दूसरे टावर के फुट से देख रहे हैं, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ इज 30। अच्छा ये वाला 60 दे रखा है, सॉरी ये वाला एंगल यहाँ पे 60 दे रखा है, ये आपको 60 गिवन है और ये वाला 30। अब वो उल्टा बोल रहा है कि अगर आप इस टावर को देखते हो तो ये एंगल आपको कितना मिलेगा, 30, यानी कि ये वाला टावर जाहिर सी बात है छोटा होगा, ये टावर छोटा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको अगर आप इसके टॉप से देखते हो, यानी इस दूसरे वाले टावर के टॉप से देखते हो, तो ये आपको कितना मिलता है, दो इक्वेशंस बनानी होंगी, पहले वाले टावर उसमें भी दो इक्वेशन थी, दो ट्रायंगल थे, इसमें भी दो ट्रायंगल्स है, बेस कॉमन होता है, उसमें हाइट कॉमन थी दोनों में। अगर पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो अभी किया था उसमें हमारे पास हाइट कॉमन थी, ये वाली और ये वाली दोनों ट्रायंगल में ये चीज कॉमन थी। इस वाले ट्रायंगल में हम लोग को बेस कॉमन मिल रहा है, यानी ये चीज कॉमन मिल रही है, और ये वाला एंगल उसने बोला है 30 डिग्री। आपसे पूछा होगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। एक तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है ये कितना है, और दूसरा आपको ये हाइट बतानी कि ये हाइट कितनी है। ओके गॉट इट, समझ आया, समझ आया, समझ आया बेटा। Yes, sir. ये हम लोग को क्या करना होगा, रूल नंबर 1, सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको एक चीज गिवन होगी कॉमन, उस कॉमन चीज को आपको इक्वेट कर देना है दोनों इक्वेशन, यानी पहले ट्रायंगल से बनाइए दूसरे ट्रायंगल से बनाइए और इक्वेट कीजिए। यानी इसके लिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए रूल एक है हमारे पास कि आप दो ट्रायंगल्स लीजिए और दोनों में लगाइए ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रेशियोज हैं, आइडेंटिटीज, और जैसे मैंने ए बी सी ले लिया यहाँ पर और दूसरा मैंने डी ले लिया यहाँ पर। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लेता हूँ और दूसरा मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूँ, दोनों में बीसी कॉमन है, तो इसमें भी मैं बीसी की वैल्यू निकाल लेता हूँ और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी बीसी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बीसी की वैल्यू जो भी आएगी, बीसी की वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगी, दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, यानी दोनों को इक्वल टू के साइन के सामने रख देंगे तो हमें एच मिल जाएगा। देखो कैसे होगा, फिर से मैं बताता हूँ। तो इसके लिए सिंपल क्या करना होगा आपको, अरे चलिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में 10 यानी कि दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ज्यादातर होता है जब भी टावर वावर होता है, हाइपोटेनियस को हम लोग नहीं लेते, तो बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो 10 देता है आपको, यानी 10 गिव्स यू द रिलेशन between this and this, yani perpendicular and base. So you can write 1060 is equals to how much, you can write here AC upon BC. Now you can write what's the value of 1060. So you can write 1060 is equals to 1 upon, sorry, root 3. The value of 1060 is root 3. And that of AC is 30. It is being given to you in the question, and BC you don't know. Now what you do, BC is equals to, take the BC's value and write down the value that 30 upon root 3. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से आप मुझे दूसरी वाली बीसी की वैल्यू निकाल के बताइए क्या आएगा बेटा, इस ट्रायंगल के हिसाब से मुझे बीसी की वैल्यू बताइए क्या आएगी। do this one and let me know the value. Asila, how are you? Asila, okay. So what will you do? बोलिए।
दूसरे वाले BC की वैल्यू कैसे आएगी बोलो, दूसरे वाले BC में तो आप लगाइए इन ट्राइंगल DBC, DBC। अब DB में, DBC ट्राइंगल में बताइए परपेंडिकुलर क्या है, केविन टेल मी व्हाट इज द परपेंडिकुलर इन DBC ट्राइंगल? DBC परपेंडिकुलर क्या है बोलो? ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइट हाइपोटेनियस होती है, तो बोलो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? DB. यस, DB इज परपेंडिकुलर and base is perpendicular upon base tan theta होता है, तो upon BC is equals to tan theta, क्योंकि perpendicular upon BC base पर tan theta होता है ना, हमने वैल्यू रख दी। Now we need to put these values here. H upon BC is equals to tan 30. You can write here tan 30. Okay. Now what you can write here is H is equals to tan 30. If it has been given to you, you can write here 1 upon root 3. Okay. वैल्यू ऑफ 1030 क्यों रखी हमने 30, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल में एंगल ऑफ जो है वो ये वाला कंसीडर किया जाएगा, ये वाला नहीं, 30। और 1030 की वैल्यू टेबल में से आप चेक कर सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन रूट 3 एंड द वैल्यू ऑफ BC इज एक्चुअली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? सो द वैल्यू ऑफ BC इज, बेटा ध्यान से समझना, हम लोग को निकालनी है। ओके नाउ अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। या फिर आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि आप इसको उधर भेज रहे हैं, उसको इधर लेके आ रहे हैं, तो यू कैन राइट दैट BC इज इक्वल्स टू √3h। ओके BC की वैल्यू यहाँ पर भी आ गई, BC की वैल्यू यहाँ पर भी आ गई है, तो दोनों BC को आप इक्वेट कर दीजिए। ये आपको हर जगह करना होगा, यानी आपको जो भी चीज कॉमन होगी ट्राइंगल्स में, उसकी दोनों ट्राइंगल्स में जो भी चीज कॉमन होगी वो वैल्यू को आपको निकालना होगा और दोनों को इक्वेट करना होगा। तो BC की एक वैल्यू यहाँ पर आई, BC की एक वैल्यू यहाँ पर आई, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, so you can write here 30 upon √3 is equals to 3h. Okay, now you know that this you can cancel out, 3 ones are and 3 tens are, so you can write here h is equals to 10 upon √3। ये आपकी h की वैल्यू आ गई है, यानी h is equals to 10 upon √3। now you got it, h की वैल्यू आपकी आ गई है 10 upon √3। नहीं, अब आपको ये आपसे h पूछा गया था, ये आपने बता दिया। अब आपसे BC पूछा गया था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स कितना है, तो आपको पता है कि रिलेशन में h की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ BC। तो BC इज इक्वल्स टू 3 into 10 upon √3, सो यू कैन राइट हियर 30, सो यू कैन कट इट। आपको पता है कि 3 इज इक्वल्स टू होता है √3 into √3, तो इसमें एक जब आप एक इसमें से इसको कट करेंगे तो यू गेट 1 और यहाँ पर आपके पास √3 आ जाएगा, तो यू कैन राइट हियर BC इज इक्वल्स टू 10√3। यू गॉट इट? समझ आया? Yes, sir. yes sir हसीला, Yes, sir. सैयद, समझ आया बेटा? Yes, sir. ओके सो प्लीज कॉपी दिस वन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Now copied. Should I move to the next question? yes sir Okay. Okay, let's move to the next question. Wait. You are copying? Yes, sir. Okay, copy.
Sir, done. डन, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सो अभी हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन, चलो यही कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 30 मीटर हाई। ये तो वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, दोनों मतलब फिक्स सेम क्वेश्चन आ गया है। ओके, जो भी हमने किया है वही क्वेश्चन था ये। चलो 18 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। देखो बेटा ध्यान से समझना, ये भी 18 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ और एक बार समझा देता हूँ। यू हैव टू डू दिस वन इन होमवर्क। the lower window of a house is at a height of 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the ground. At certain instant the angle of elevation at the balloon and आपको बोल रखा है तो मैं आपको यहाँ पर एक बार, ठीक है। और अभी आपका एक टेस्ट होगा छोटा सा 10-15 मिनट का, तो उसको कर लीजिएगा एक बार। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है वो, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है, और 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो एक तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चंस को, तब मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, तो उसको बस आप लिंक ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, अपने फ़ोन में या जहाँ भी, तो फिर उसको आप सेंड कर दीजिएगा। ओके, तो मैं अभी पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, फिर वो मैं लिंक फॉरवर्ड करता हूँ। तो द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि एक लोअर विंडो है, ये कोई भी हाउस हो सकता है, उसकी एक लोअर विंडो यहाँ पर है, ठीक है, 2 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, यानी कि इस विंडो से 4 मीटर अबव है दूसरी वाली विंडो, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो 4 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द बलून फ्रॉम दीज विंडोज इज ऑब्जर्व टू बी। अब अलग अलग जगह पे सर्टेन मतलब किसी जगह से एक एक विंडो पर आप देखते हैं तो एक आपको 60 डिग्री मिलता है, दूसरा आपको 30 डिग्री मिलता है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी हमेशा कि छोटा वाला एंगल 30 डिग्री होगा और बड़ा वाला एंगल जो होगा दैट वुड बी द 60 डिग्री एंगल। समझ आया? समझ आया बेटा? अब पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द balloon above the ground। अच्छा एक मिनट, a certain instant the angle of elevation of a balloon, दोनों दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए क्या इसमें? बलून कहाँ से आ गया भाई? A lower window of a house is a height of 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window. At certain instant the angle of elevation, अच्छा angle of elevation of a balloon from these windows, अच्छा उल्टा कर लिया मैंने, बलून ऊपर उड़ रहा है भाई, इन विंडोज से ऊपर बलून उड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ कहीं बलून है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको देखते हो ऐसे और एक बलून को आप ऐसे देखते हो, ठीक है। टाइम मुझे लग रहा है कि हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ही इसको करा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। खैर मैं समझा देता हूँ कि बलून ऊपर है, ठीक है, और एक ऊपर को देख रहा है, मतलब यहाँ से इस तरह से। तो इसके जो एंगल्स होंगे वो आप कैसे मेजर करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि एंगल्स को मेजर करने के लिए आपको यहाँ से ऐसे एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये वाला जो एंगल होगा दैट वुड बी विद द 30 डिग्री एंगल एंड दिस विल बी द 60 डिग्री एंगल, ये वाला 60 डिग्री एंगल होगा। ओके, समझ आया? चलिए मैं इसको, इस क्वेश्चन को बेटा अगली क्लास में करवाऊंगा। मैं आपको अभी एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप उस लिंक को मतलब उस पर एक टेस्ट कर दीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर एक छोटा सा टेस्ट है, तो उसको आप कर दीजिए, फिर मैं अभी आपको मैसेज इसी पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेट अ मिनट, मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक। तीन ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, तो 3 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे एकदम से, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी आप लोग को। 10 मिनट में आप करके नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो आप पहले से कर चुके हैं।
So I have sent you the link. Did you receive that link, beta? Yes, sir. So please open this one because मैं मीटिंग इसको करना शुरू करें आप, ठीक है? लिंक ओपन करके इतने में इन बच्चों की क्लास ले लेता हूँ, ठीक है? तो सभी बच्चे इसको क्वेश्चन को इसको करें. नॉट फॉर द 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आई एम जस्ट ओनली टेलिंग फॉर द और गिविंग टू द स्टूडेंट्स हु आर ऑफ 10th स्टैंडर्ड ओनली. ओके, सो चलिए. हेलो तनिष, सॉरी क्या क्या था. हेलो मिरादुल्लाह, हेलो हमना, Hello, sir. हाउ आर यू? Fine, sir. So good हेलो hour. मिराज. मिराज इज देयर और नॉट? यस, मिराज इज हियर. हेलो मिराज, हाउ आर यू? आर यू फाइन? Hello, sir. I'm fine. Thank Okay. you. So in the previous class, we were studying the biology. Do you want to continue this one, or do you want to do some practice questions regarding to the pressures or some others that we were studying in the physics? Biology. Biology continue करनी है. Hamna, you? Sir, biology. Okay, and others? चलो बायो ही करते हैं फिर, क्योंकि डिमांड बायो की है. तो सो मैंने आपके नोट्स नहीं भेजे, मैंने फॉरवर्ड नहीं किए ना आपके नोट्स. मेल करता हूँ आप लोग को. सो आई हैव टू, बस एक मिनट दीजिए, मैं निकाल लेता हूँ. सो जिन बच्चों ने लिंक ओपन कर लिया है वो लीव कर सकते हैं. वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा. बस आप सबमिट करेंगे, वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है. सो अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स अगर छोड़ना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं मीटिंग को. ओके, लिंक ओपन कर ले. बस लिंक ओपन करने है, बस लिंक ओपन करना जरूरी है, वरना लिंक नहीं मिलेगा फिर. Why do we fall in? हम पढ़ रहे थे why do we fall in. राजुला, आपको भी तो नोट्स चाहिए थे ना, आपने मेरे से बोला था. Yes, sir. ओके, विल सेंड यू. सो हियर इट वाज. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम लोग ने वी हैव स्टडीड, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, इतना हम लोगों ने पढ़ा था और वी हैव डिस्कस दिस वन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज दी, अब हम लोग को मेन इंपॉर्टेंटली जो पढ़ना है दैट इज दी किस तरह से डिजीज को हम लोग मतलब क्योर कर सकते हैं, यानी किस तरह से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं. ये हम लोग को इम्पोर्टेंटली इसमें पढ़ना है. ओके, तो वो हम लोग कैसे पढ़ेंगे जरा हम लोग को ध्यान समझिएगा. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो बीमारियां होती हैं, यानी जो पैथोजेंस होते हैं, उनको, यानी कि जैसे सिंपल सी बात है कि जब कोई बीमारी होती है तो उससे अच्छा है कि पहले उसकी प्रिवेंशन हमारे पास होनी चाहिए. प्रिवेंशन हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं. तो जनरल मेथड्स होता है कि भाई आप लोग बिल्कुल सैनिटाइज करके रहें, मॉस्किटोज या जो भी हमारे पास ट्रांसमिटिंग एजेंट्स हैं, पैथोजेंस हैं, तो उनको हम लोग मतलब नहीं आने दें, उनसे दूर रहें, खूब सैनिटाइज करके रखें, अच्छे से हम लोग साफ हेल्दी एनवायरनमेंट रखें. उसके बाद एक होती है हमारे पास जो हम लोग वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, वो भी एक तरह से प्रिवेंशन में ही हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं कि हम लोग प्रिवेंट करें अपने आप को कि हमें कोई बीमारी ना लगे. तो हमारे पास अलग अलग तरह से मेथड्स होते हैं, जरा हम लोग उसको समझ लेते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास ये वायरसेस से होने वाली बीमारियां हैं जो कि वायरल डिजीजेस होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, जिससे आप सब फैमिलियर होंगे आजकल तो. और एक वायरसेस यू नो दैट इज वेरी मच दैट कॉमन कोरोना वायरस, ठीक है. उसके बाद इन्फ्लुएंजा हमारे पास है, चिकन पॉक्स है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है. तो ये हमारे पास जो है वो वायरल डिजीजेस हैं. उसके बाद बैक्टीरिया से पूछ लेगा कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी होती है. तो जो कॉलरा है, टाइफाइड है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस है, एंथ्रेक्स है, फूड पॉइजनिंग है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है. फंजाई की वजह से हमारे पास जनरली स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, जो मतलब कहीं पर दाद लग जाएगा या फिर
इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो स्किन इन्फेक्शंस कम्स अंडर जनरली, Hello, और इट sir. इज हेलो Sir, what is this submission tracking ID? बेटा, यू कैन राइट एनीथिंग देयर, राइट 1 2 3 कुछ भी आप लिख दीजिए. Okay, sir. ओके Okay, sir. और Thank ओके you, sir. ओके सो उसके बाद हमारे पास है प्रोटोजोन, मलेरिया, काला अजहर और अमीबिक डाइसेंट्री. ये हमारे पास जो है बेटा वो किस में आते हैं? वी कैन सिंपली से दैट कि ये प्रोटोजोन्स से के द्वारा होते हैं. उसके बाद वॉर्म्स है. वॉर्म्स जो है वो इंटेस्टाइन इन्फेक्शंस, मतलब जैसे हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है. एस्कैरिस हमारे पास होता है जो पेट के अंदर वॉर्म्स हो जाते हैं जनरली, या एलिफेंटाइटिस जिसमें बहुत बड़ा, एलिफेंटाइटिस वल्चेरी एक वॉर्म होता है जिसकी वजह से पैर बहुत बड़ा हो जाता है. यानी कि एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये काट लेता है ना, तो हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर देता है. और लिम्फेटिक सिस्टम एक बार अगर डैमेज हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम हमारा इसमें डैमेज हो जाता है. ठीक है. और उस कंडीशन में हमारा जो है पैर वो बहुत बड़ा हो जाता है. तो थोड़ा सा ज़रा हम इन बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इन बीमारियों के बारे में आपको पता चल जाएगी कि किस किस तरह की बीमारियां होती हैं. तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो एलिफेंटाइटिस कैसा होता है. सो कुछ इस तरह की बीमारी जो होती है वो एलिफेंटाइटिस के कैटेगरी के अंदर आती है. जैसे ये बीमारी है हमारे पास. ठीक है. तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा. तो ये हमारे पास जो बीमारी होती है ये एलिफेंटाइटिस की बीमारी होती है. ये बहुत बड़ा पैर हो जाता है. एक वॉर्म अगर काट लेता है ना, तो उस वॉर्म के काटने की वजह से पूरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाता है. और ये परमानेंट डिजीज के कैटेगरी के अंदर आता है, जिससे बहुत बीमारियां, मतलब ये पूरा ही खराब हो जाता है इंसान, मतलब. तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा मेनली डैमेज हो जाता है. इस तरह से हमारे पास अलग अलग बीमारियां हैं. ठीक है. जो एक वॉर्म के काटने से कोई हमारा ट्यूबरक्लोसिस है. ट्यूबरक्लोसिस में मेनली जो है टीबी होता है. उसमें मेनली हमारा जो है बैक्टीरिया जो है वो लंग्स को इफेक्ट कर देता है. तो टीबी अगर मैं बोलूँ तो लंग्स हमारे पूरे डैमेज हो जाते हैं. इसमें लंग्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है. ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं अलग तरीके से, और लंग्स एक्टिव नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. तो ये हमारे पास वो है. उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो यहाँ पर कहाँ गया, एक मिनट. ओके, चलो. ये हमारे पास बीमारी है मलेरिया, यू नोज वेरी वेल. काला अजहर में भी कुछ ऐसी लीवर का प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. जिससे बहुत दिक्कत हो जाती है. ठीक है. और इसी तरह से हमारे पास कॉलरा है, जो पानी में चला जाता है बैक्टीरिया. तो पानी इन्फेक्टेड होता है, तो जनरली जहाँ पे फ्लड वगैरह होते हैं तो वहाँ पर कॉलरा बहुत जल्दी से फैलता है. टाइफाइड है, टीबी है, टिटनेस है, एंथ्रेक्स है, फूड पॉइजनिंग है. ये सब हमारा इससे होता है. समझ आया बेटा? समझ आया? So, ओके. उसके बाद हमारे पास इनसे बचाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं. जैसे हमारे पास हो गया एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स मतलब किस किस तरह से आप बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हो. तो एंटीबायोटिक्स एक तरह से जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया से होने वाली, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया जनरली इस कैटेगरी के अंदर आता है. तो एंटीबायोटिक्स जनरली वर्क्स ऑन दी बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया हर जगह मिल जाता है, ज्यादातर बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती है. अब बैक्टीरिया क्या करता है ना, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर को बना देता है. अगर सपोज करो ये बैक्टीरिया है बीच में, ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ एक लेयर होती है सिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक बहुत प्रोटेक्टिंग लेयर होती है. अब बैक्टीरिया क्या करेगा, इसी लेयर के अंदर डिवाइड करता रहता है, इसी लेयर के अंदर डिवाइड करता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा, और बाहर की कंडीशन से वो, और जैसे ये लेयर बस्ट करती है एकदम से वो हमारी बॉडी पर अटैक करता है, और हमें एकदम से बीमारी तेज होती है. और ये ऐसे फिर ये सब अलग अलग फैल जाएंगे. फिर ये एक सिस्ट के अंदर फिर इस तरह से ग्रो करने लग जाएंगे. मतलब बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग होती है जो बैक्टीरिया वो एक तरह से प्रोटेक्ट करती है किसी मेन एजेंट्स के कांटेक्ट, मतलब किसी मतलब उसके कांटेक्ट में आने से, मतलब एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है. तो जिस तरह से हम लोग अगर हमारे पास इलाज नहीं है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पहले इलाज नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था कि किस तरह से बैक्टीरिया से लड़ा जाए, क्योंकि बैक्टीरिया अपने ऊपर इस तरह की लेयर को बना लिया करता था. तो फिर
फिर जो है इसका इलाज आया और हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से हम लोग इसकी जो मेन लेयर है ये इसको हम लोग हटा सकते हैं, और हटाने के बाद इसको कोरोड करने के बाद हम लोग डायरेक्ट बैक्टीरिया पर अटैक कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जनरली ये जो लेयर होती है ये इसको कोरोजन में हेल्प करती है, इसकी कोरोडेज मतलब इसको हटाने में हेल्प करती है, और उसके बाद आगे मूव मतलब उसमें हेल्प करती है। तो एंटीबायोटिक्स ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया एंड हेंस दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारे पास एग्जांपल है, मतलब और मतलब मेनली बायोकेमिकल पाथवेज जो होते हैं ना उसको ब्लॉक कर देती है, इंपॉर्टेंट जो होते हैं बैक्टीरिया के लिए, और इसकी वजह से हेल्प करती है उनको मतलब एक तरह से मतलब उनको हेल्प करती है, हमें हमें हेल्प करती है कि हम लोग उसके खिलाफ इफेक्टिवली काम कर सकें। नहीं तो पहले हम लोग दवाई खाया करते थे लेकिन मतलब नहीं होते थे ठीक। रामानुजन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, सॉरी ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ हिज टाइम, और अभी भी उनका नाम जो है टॉप 10 मैथमेटिशियंस में आता है। और उन्होंने इतनी अच्छी मतलब थियरीज मतलब थ्योरम्स दी है मैथमेटिक्स की, लेकिन उनको भी ये बीमारी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पाए थे क्योंकि उस वक्त इलाज नहीं था ट्यूबरक्लोसिस का। तो एट द एज ऑफ 32 ही एक्सपायर। वो जनरली मतलब उस वक्त इतनी छोटी एज में वो मतलब खत्म हो गए थे। तो अगर मैं बोलूँ तो इसी तरह से पहले अल्सर एक बीमारी होती है जो कि एक अलग अलग तरह के मतलब बैक्टीरिया की वजह से होती है अल्सर। और पहले ये बीमारी क्रोनिक डिजीज मानी जाती है, मतलब एक बार हो गई तो फिर बहुत साल तक होती रहती थी। क्रोनिक डिजीज हम लोग इसको कंसिडर करते थे, इसका इलाज इतना नहीं था हमारे पास, क्रोनिक डिजीज ये मानी जाती थी। तो ये क्रोनिक डिजीज थी। एक बार अगर आपके स्टमक में कहीं पर ऐसे, क्योंकि एक हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे अंदर जो स्टमक में म्यूकस होता है यानी वैक्सी कोटिंग होती है ना, इसमें क्या होता है कि HCl हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक की मेन वॉल पर ना अटैक ना टच नहीं हो, क्योंकि मेन वॉल पर अगर टच कर जाएगा तो फिर एसिड से हमारी खाल जो हमारा स्किन होगी वो डैमेज हो जाएगी। तो क्या करते हैं, एक स्पेशल वैक्सी कोटिंग होती है जो निकलती है और उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। वो म्यूकस की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है एसिड को डायरेक्ट स्टमक की वॉल से कांटेक्ट होने में। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये म्यूकस को खाने लग जाता है और म्यूकस को कोरोड कर देता है, तो फिर हमारा जो एसिड होता है वो डायरेक्ट स्टमक की वॉल पर कांटेक्ट करता है, और उससे क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा पेन का हमें सामना करना पड़ता है। मतलब डायरेक्ट स्टमक, सोचो तुम्हारा हाथ अगर एसिड में डाल दिया गया तो कितना दर्द होगा, तो वैसे ही अंदर स्टमक में एसिड बनता है, वो डायरेक्ट स्टमक की मेन वॉल से कांटेक्ट में आता है, तो कुछ खा नहीं सकता आदमी, बहुत बीमार हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। जो भी कुछ खाएगा उसमें एसिड का सिक्रेशन होगा, उसको रोक भी नहीं सकता इंसान कि हाँ भाई एसिड सिक्रेशन ना हो, तो इस वजह से ये कोरोड हो जाता है। तो बैक्टीरिया की वजह से इस तरह के हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया नॉट अगेंस्ट वायरस, क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करता है, वायरसेस के काम अगेंस्ट काम नहीं करता है। इसलिए हम लोग को कभी भी बीमारी हो तो हम लोग को ऐसे बैक्टीरिया नहीं, मतलब ऐसे हम लोग को वायरल मतलब ऐसे एंटीबायोटिक्स नहीं खाने चाहिए बिना डॉक्टर्स की राय के, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें वायरल डिजीज है, तुमने एंटीबायोटिक्स ले ली, और हो सकता है कि तुम्हारे अच्छे वाले बैक्टीरिया को भी, जो बॉडी के अंदर तो अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो जरूरी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड के अंदर प्रोड्यूस होता है, मतलब होता है, वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को। तो सम बैक्टीरियाज आर गुड फॉर आवर बॉडी। तो अगर हमने ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले ली तो हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जो जरूरी होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग ऐसे नहीं कि कितना भी अमाउंट में आपको लेनी चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये फैलते हैं। ठीक है, ये स्प्रेड, ये अलग अलग तरह की इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो ट्रांसफरेबल होती है एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक हेल्दी एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है, इसीलिए इसका नाम इन्फेक्शियस डिजीज रखा गया है। तो अगर ये डिजीज किसी को होती है तो उससे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है। एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो हम लोग पहले भी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है उसके हार्ट में प्रॉब्लम है तो आपको कुछ नहीं होगा, या किसी का किडनी में या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, यानी ऑर्गन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको नहीं होगी बीमारी। मतलब अगर किसी को ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है या डायबिटीज है तो वो आपको नहीं होगी, क्योंकि वो उसके ऑर्गन की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, हमारे पास अलग अलग तरह के। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो थ्रू एयर। एयर में जो है, एयर की वजह से मतलब
हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि, और याद रखिएगा कि एयर हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग नाक से मतलब वी इनहेल द एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इट रीचेस टू आवर लंग्स। तो जनरली जो एयर बॉर्न डिजीजेस होती हैं वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करती हैं। तो ये हमें याद रखना होगा कि हमें जिस तरह की बीमारी होती है या जो भी बीमारी होगी, जैसे पानी से बीमारी होगी तो हमारे लंग्स में नहीं होगी, वो हमारे स्टमक में होगी या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी, क्योंकि हम लोग पानी को ड्रिंक करते हैं वो हमारे लंग्स में नहीं जाता। तो इस तरह से जनरली जो बीमारी जिस जगह का हमारे पास एजेंट होगा, कि अगर एयर से फैलने वाली बीमारी है तो हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो कोरोना वायरस है वो लंग से फैलता है, मतलब एयर से फैलता है। तो वो अगर किसी का कोरोना पेशेंट है तो अगर हम उसका मतलब लंग्स से फैलने वाली बीमारी है वो, तो वो हमारे लंग्स को मेनली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब एयर से फैलने वाली बीमारी, इसलिए वो लंग्स को इफेक्ट करता है, याद रखिएगा। तो बाय स्नीजिंग एंड कफिंग द माइक्रो spread into the ears and enter into the body of a healthy person like common cold, tuberculosis and pneumonia, इसका एग्जांपल हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास थ्रू वाटर यानी पानी से फैलने वाली डिजीज है, जैसे कि आपने देखा होगा पानी में जनरली जैसे होता है डायसेंट्री, कॉलरा, अमीबिक, हमारे पास अलग अलग तरह की ये बीमारियां होती हैं जो कि किससे फैलती हैं, वाटर के थ्रू फैलती है। तो वाटर अगर हम लोग पियेंगे तो जनरली हमें अगर ये वाली बीमारी होती है जैसे कॉलरा है तो हमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरह की फूड पॉइजनिंग हो सकती है, मतलब अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं जो कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सबको इफेक्ट करता है। तो ये हमारे पास है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि मच्छर वगैरह होते हैं, तो ये अगर काट लेते हैं, जैसे फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो होता है, वो हमें मतलब अगर मैं बोलूँ तो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो ऑल्सो वर्क एज अ वेक्टर ऑफ डिजीज, यानी डिजीज को फैलाने में हेल्प करता है, लाइक मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, इस तरह के फीवर को वो फैलाने में मदद करता है। तो कई बार हमें वेक्टर से भी यानी कि जो एजेंट्स होते हैं, यानी मॉस्किटो मेनली मानते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक हेल्दी पर्सन को नॉन हेल्दी पर्सन को कट करेगा, उसके बाद फिर वो बाइट करेगा किसको, हेल्दी पर्सन को, तो वहां से वहां ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर ये बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से भी बीमारियां होती हैं। एड्स हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक बीमारी है जो जनरली आपके एक वायरस के थ्रू होती है, जिसको हम लोग HIV वायरस बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये मेनली आपके इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट करता है, यानी आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा डाउन कर देगा कि एक बैक्टीरिया काफी है आपको मारने के लिए। अब जाहिर सी बात है, आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया आपको, तो आप तो कभी भी बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते। आपको अगर एयर इनहेल करनी है या आपको कहीं भी जाना है, इतना साफ एनवायरनमेंट कहीं है ही नहीं जहां पर आप इतने साफ एनवायरनमेंट में रह सकें। तो जो एड्स होते हैं वो आपका इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वीक कर देता है, और उसकी वजह से जो है वो मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, या फिर निडल या ब्लेड्स, अगर हम लोग कहीं पर बार्बर शॉप पे जाते हैं वहां पर सपोज कीजिए उसने एक ही ब्लेड को यूज किया, तो एक बार कट लगा किसी हेल्दी नॉन हेल्दी पर्सन के, फिर दूसरे वाले को कट लगा तो हेल्दी वाले पर्सन के कट लग गया। तो इस तरह से ये बीमारी ट्रांसफरेबल होती है एक जगह से दूसरी जगह। इसका प्रिवेंशन ये है कि आप कभी भी मतलब हमेशा अवॉइड कीजिए इन्फेक्टेड पर्सन से, अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड, यानी किसी ऐसे इंसान का ब्लड ना ले लें आप जिसको पहले से एड्स हो। ठीक है, तो इसलिए पहले हमेशा एक रिपोर्ट चेक की जाए। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल मतलब डिस्पोजेबल आपके पास निडल्स या सिरिंज को यूज करें जो एक ही बार यूज होंगी, उसके बाद दोबारा नहीं यूज होंगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है रेजर्स, वो यूज किया जाए इन सैलून्स। ठीक है, सैलून्स में मतलब आप या अपने ही रेजर्स वगैरह यूज कर ले, अपनी ही कैंची वगैरह लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गन्स की स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह से बीमारियों को करने की होती है कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो बीमारी हो रही है, सपोज कि किसी को लंग्स की बीमारी है या लंग्स से इफेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा चांसेस हैं ट्यूबरक्लोसिस होने की, क्योंकि माइक्रोब्स जो एंटर करते हैं नोज से, जाहिर सी बात है वो आपको कहाँ पे इफेक्ट करेंगे, आपके लंग्स को इफेक्ट करेंगे। तो वो आपको कौन सी बीमारी होगी, आपको जाहिर सी बात है लंग्स की बीमारी होगी, दैट वुड बी लाइक ट्यूबरक्लोसिस। अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो माउथ के थ्रू एंटर करता है तो जाहिर सी बात है वो आपको माइक्रोब्स दैट एंटर थ्रू माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट्स, यानी पेट में हो सकते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया दैट कॉजेस टाइफाइड, जिसकी वजह से टाइफाइड हो सकता है, या लीवर बैक्टीरिया दैट कॉजेस जॉन्डिस, जिसमें जॉन्डिस हो सकता है आपको,
और जैसे वायरसेस विच कॉज एड्स एंटर द, किसी भी तरह से ये एंटर्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूँ ब्रेन फीवर, द वायरसेस विच आर कॉज जैपनीज एंसेफेलाइटिस, जिसको हम लोग ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, ये एंटर करता है मॉस्किटो के थ्रू एंड गोज इनटू द एंड इन्फेक्ट द ब्रेन। ये मेनली ब्रेन को इफेक्ट कर देता है, इसको हम लोग ब्रेन फीवर बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास बीमारियां होती हैं उसका इलाज भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी किसी भी बीमारी का अगर हम लोग को सबसे पहले तो उस बीमारी से जो हमें प्रॉब्लम हो रही है उसके कॉज को हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, मतलब जैसे सपोज कीजिए किसी को बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है तो पहले उसका फीवर भी कम करेंगे हम लोग, कि बीमारी होने की वजह से बहुत फीवर हो रहा है या बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो उसका फीवर को भी कम करेंगे। साथ साथ जिस वजह से फीवर हो रहा है उसको भी हम लोग करते हैं, टू किल द माइक्रोब्स व्हिच कॉज द डिजीज, जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। तो दोनों काम करे जाते हैं। अगर जो इफेक्ट है डिजीज का वो भी करेंगे और दूसरा हम लोग जो किल कर रहा है वो भी हम लोग करेंगे। समझ आया बेटा? समझ आया? Yes, sir. हामना, मिराज, Yes, sir. मिराज, Yes, sir. ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। सबसे पहले 2 चीजों की, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है उसको भी मारना है, और दूसरा जो बीमारी के इफेक्ट है उसको भी मारना है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, टू किल द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किल भी करना है। समझ आया? Yes, समझ sir. आया? Yes, sir. उसके बाद Yes, हमारे sir. पास है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, एक तो हमारे पास जनरल बेस हो गए जो मैंने बताया आपको, कि अच्छे से खाना खाओ, बढ़िया से रहो, हेल्दी एनवायरनमेंट रखो अपने चारों तरफ, एकदम कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाओ, एकदम मॉस्किटोज को प्रिवेंट करने के लिए अपने दरवाजे को, मतलब अपने घर को एकदम अच्छे से मॉस्किटो प्रूफ बनाओ, ठीक है। और मतलब उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पानी को कहीं भी मतलब डोंट अलाउ द वाटर टू स्टे, और मतलब उसको रुकने ना दे, मतलब जमा ना होने दे, इकट्ठा ना होने दे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जिसकी वजह से मॉस्किटो ब्रीड कर जाते हैं तो वो भी ना हो। और दूसरा हमारे पास होता है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन भी हम इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वीक, जैसे जो ये कोरोना वायरस की वैक्सीन होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो कोरोना वायरस होता है उसी का एक एक तरह का वीक वर्जन हम लोग अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख जाती है, यानी उस तरह के वायरस को डील करना सीख जाती है। हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ इस तरह के एंटीबॉडीज होती हैं जो अगर कोई फॉरेन इन्वेडर्स हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको उससे फाइट करती है, और वो उसको हमेशा मेमोराइज भी रखती है कि अगर अगली बार ऐसा होगा तो फिर उससे कैसे हमें लड़ना है। उसको हम लोग बोलते हैं कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। तो इसी तरह से अगर किसी को एक बार कोरोना वायरस हो गया तो बहुत रेयर ऑफ रेयर चांसेस होंगे कि उसको दोबारा लाइफ में कोरोना हो, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और वो उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो जान गई है हाउ टू डील विद दिस कोरोना वायरस। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो इंसान को सिर्फ लाइफ में एक ही बार होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि एक बार हो गई तो उसके बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, एंड देन आफ्टर उस एंटीबॉडीज के बाद आपको हमेशा आपकी बॉडी को याद रहता है कि किस तरह से फाइट करना है। अब जैसे सपोज किसी को कोरोना नहीं होना है और वो चाहता है कि मैं पहले से वैक्सीन लगवा लूं या कुछ ऐसा करूं कि मुझे कोरोना कभी ना हो, तो वो क्या करेगा, उस वैक्सीन लगवा ले। वैक्सीन से क्या होगा कि हम लोग उसकी बॉडी के अंदर, यानी जो डॉक्टर्स होंगे या वैक्सीन के अंदर क्या है, उसी बीमारी का एक वीक वर्जन है, यानी वीक वर्जन ऑफ कोरोना वायरस, जो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन आपकी बॉडी को इतना सिखा देगा कि अगर असली कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे, यानी एक सही उसमें एंटर करेगा, तो आपकी बॉडी उससे फाइट कर सकती है, आपकी बॉडी उससे रिस्पॉन्स कर सकती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन भी आप इसको बोलते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती थी जो पहले होती थी और वो बहुत, जैसे हेपेटाइटिस बी है हमारे पास, पोलियो है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये बीमारियां पहले होती थी, अब नहीं होती हैं जनरली, तो क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन चलती थी। वैक्सीनेशन मतलब पहले ही बच्चों को इसको बॉडी के अंदर एंटर करा दिया जाता था ताकि आपकी बॉडी इम्यून हो जाए, यानी सीख जाए कि किस तरह से अगर असलियत में आपको ये बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उससे कैसे आपकी एंटीबॉडीज हिट करेंगे। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके।
तो introducing a weakened pathogens inside the body of the host to fool his or her immune system to produce antibodies against the particular disease, उस डिजीज के. बट नॉट ओनली डज आवर इम्यून सिस्टम फाइट द डिजीज फेबल पैथोजेंस, नहीं तो वो मतलब खाली लड़ता ही नहीं है मतलब उसके साथ, बट ऑल्सो कीप अ मेमोरी ऑफ द इंसिडेंट बाय कीपिंग दोज एंटीबॉडीज इन द ब्लड. यानी ब्लड में वो एंटीबॉडीज मिक्स रहती है, वो हमेशा याद रखता है कि किस तरह से हमने लड़ाई की थी. दस नेक्स्ट टाइम इवन इफ द डिजीज विल स्ट्राइक, अगर डिजीज भी आएगा हमारी बॉडी के अंदर स्ट्राइक करेगी, द होस्ट बॉडी विल फुल वाइगर करेगी और द बॉडी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट itself with the help of these antibodies. With this is also a basic law followed by the vaccination programs done for the infants के लिए जो यूज किया था वो इस तरह का होता है. समझ आया? अब जैसे हमारे पास कुछ बीमारियों के यहाँ पर भी हैं, जैसे मलेरिया बीमारी है जो कि होती है प्रोटोजोआ की वजह से, और ये इसका जो वेक्टर है यानी जिसकी वजह से ट्रांसफर करती है वो एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होती है, और इसका सिम्टम्स है आपको रिक्रूट हाई फीवर और चिल्स आपको महसूस होती है. टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया सोलेनेमा से सोमोनेला से होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉकरोच की वजह से ये ट्रांसफर हो जाता है टाइफाइड या, ठीक है. हाई फीवर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इसमें होता है. उसके बाद हमारे पास एड्स है जिसको हम लोग HIV बोलते हैं. नॉट अ डिजीज इन इटसेल्फ, इट्स अफेक्ट आवर लिम्फ ग्लैंड्स एंड देयरबाय डिजीज डिक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है. डेंगू वायरसेस, फीमेल एडीज, अलग अलग तरह के इसमें मैंने एग्जाम्पल्स मतलब दिए हुए हैं, तो आप इसको एक बार सारी बीमारियों के जो है वो उसको याद रख लीजिएगा बेटा, ताकि आप अच्छे से सीख जाएं. समझ आया? Yes, sir. ओके. उसके बाद ये चैप्टर खत्म. तो हम लोग इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे. ओके, डोंट वरी. और उसके बाद आपको ये करना होगा. अच्छा, कल हम लोग सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम्स रख लिया जाए एक छोटा सा. कल आपको बताइए आप मुझे किस कौन से चैप्टर का आप एग्जाम मतलब देंगे, या तो मोल कॉन्सेप्ट का ले लें, बोलिए जो भी आप बोलेंगे, या फिर ग्रेविटेशन चैप्टर का लें, बताएं इसका एग्जाम मतलब टेस्ट आप देना पसंद करेंगे कल. Moon concept. मोल कॉन्सेप्ट का ना. ओके, मोल कॉन्सेप्ट. ओके, भावना यू रेडी फॉर मोल कॉन्सेप्ट? Yes, sir. एंड मिराज यू? No, sir. No sir. Why? Have you not prepared the NCERT and NCERT exemplar questions? Okay, एक बार कोशिश कीजिएगा, उसी से हो सकता है पेपर, तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा. इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं इसको एक क्विक रिव्यू और रिवीजन लेना चाहता हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंटली क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो हेल्थ और हेल्थ मतलब डिजीज फ्री में फर्क पूछा जाएगा आपसे कि हेल्दी पर्सन और डिजीज फ्री पर्सन में क्या फर्क होता है. फिर उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. ओके, उसके बाद आपसे हेल्दी और डिजीज फ्री मैंने बता दिया, उसमें डिफरेंस पूछ लिया जाएगा. उसके बाद एक्यूट और क्रोनिक डिजीज के एग्जांपल्स और क्या होती है एक्यूट और क्रोनिक डिजीज, ये आपसे पूछा जा सकता है. इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल्स के साथ कि कौन सी और किसके थ्रू ये होते हैं. चार्ट सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, चार्ट हमेशा याद रखिएगा. आपको कोई फिगर आ सकती है एग्जाम में और उस फिगर से पूछा जा सकता है कि ये किस वायरस किस बैक्टीरिया की फिगर है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के इमेजेस हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो और इनसे कौन सी बीमारी होती है वो आ जाएगा. टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल याद रखिएगा कि कौन सी डिजीज वॉर्म से होती है, कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी डिजीज फंजाई से होती है, कौन सी डिजीज वायरसेस से होती है. तो ये आपको करना होगा. उसके बाद एयरबॉर्न डिजीजेस जनरली कौन सी होती हैं और क्यों होती है, यानी मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस. तो एयरबॉर्न डिजीज जो होंगी वो आपको जनरली पूछा जाएगा किस जगह पर इफेक्ट करेंगी, तो आपको पता है कि एयरबॉर्न डिजीजेस जनरली लंग्स को इफेक्ट करती हैं. और इसी तरह से वाटरबॉर्न डिजीजेस जो होती हैं वो आपके स्टमक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम्स, लीवर, इन पर इफेक्ट करती हैं जनरली. ठीक है, और वेक्टर कॉजिंग तो कैसे भी हो सकता है. उसके बाद आपसे प्रिवेंशन कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, तो दो मेथड से प्रिवेंशन के. एक तो होता है हमारे पास